हेलो बच्चों, जैसा कि आपको बताया गया था कि 20 डेज की सीरीज मैथमेटिक्स की बनाई गई है। तो उस सीरीज का जो पहला डे है, फर्स्ट डे, उसमें मैं आपको एनसीईआरटी का पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स के बारे में आपसे कुछ डिस्कस करूंगा। तो उसके बारे में कुछ बातें आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो हमने जो नंबर्स पढ़े हैं, रियल नंबर्स की बात हो रही है तो नंबर्स में आपको पता ही है, सबसे पहले जो बचपन में हमने नंबर पढ़ा उस नंबर का नाम है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ये प्राकृतिक संख्या है। नेचुरल नंबर क्या होती है, सबसे पहले इसके बारे में आपको बता देता हूं। तो नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर, आप बस एक ध्यान रखना कि काउंटिंग नंबर बचपन में मैडम आपको दिया करती थी, काउंटिंग करिए, वही काउंटिंग नंबर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। जब भी हम गिनेंगे, किसी भी अपने कक्षा के सभी विद्यार्थियों को अगर गिनना हो तो हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। जैसे ही आप 1 2 3 5 6 का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं के नाम से जानते हैं। और इसके इंग्लिश के कौन से अल्फाबेट से दिखाते हैं बच्चों, इस जो सेट है इसको हम लोग इंग्लिश के एन अल्फाबेट से दिखाते हैं, कैपिटल एन से। तो ये हो गए नेचुरल नंबर। ठीक, नेचुरल नंबर से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आते हैं पूर्ण संख्याएं। हिंदी में पूर्ण संख्याएं बोलते हैं इसे, और पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर्स की सिर्फ इतनी डेफिनेशन है बेटा कि जो नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर में जीरो और शामिल कर लो। नेचुरल नंबर की सीरीज सेट में अगर हम जीरो और शामिल कर लेते हैं तो ऐसे नंबर के सेट का नाम हम लोग बोलते हैं होल नंबर्स। ठीक है, तो होल नंबर्स क्या हो गया बेटा, वो नेचुरल नंबर के साथ, जैसे यहां से यहां तक नेचुरल नंबर था, उसमें जीरो और ऐड कर लिए तो इस पूरे सेट को अब हम लोग बोलेंगे होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं। ठीक है बच्चों, इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो पूर्ण संख्याओं के बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। और इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा, ये दो टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। दो प्रकार के इंटीजर्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि जैसे हमने पूर्ण संख्याओं में, पूर्ण संख्याओं के सेट में, जैसे हमारे पास ये पूर्ण संख्या है, राइट। अभी आप कहोगे कि इतनी जगह छोड़ के क्यों लिखा अब इसका मतलब भी समझ में आ जाएगा। जब इस पूर्ण संख्याओं के सेट में हम माइनस के नंबर और ऐड कर लेते हैं, देखो माइनस के नंबर, तो माइनस के नंबर जितना इधर जाओगे उतने छोटे होते जाओगे, जितना इधर जीरो से जितनी दूर जाएंगे उतने ही हम छोटे होते जाएंगे। तो माइनस के नंबर, यानी कि अगर हम पूर्ण संख्याओं, पूर्णांक में पूर्ण संख्याओं के सेट में माइनस के नंबर और जोड़ दें तो ऐसे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इंटीजर्स बोलते हैं। याद रखना, माइनस, इंटीजर दो तरह के होते हैं, माइनस होते हैं, एक प्लस के होते हैं। और जीरो बिल्कुल इंटीजर होता है जीरो, लेकिन जीरो का कोई भी निशान अस्तित्व में नहीं। ठीक है, तो बच्चों इधर प्लस के इधर माइनस के, प्लस के नंबरों में प्लस लगाने की जरूरत कभी नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली प्लस होते हैं। लेकिन हाँ, अगर माइनस का कभी नंबर बचता है तो माइनस के नंबर माइनस के साथ दिखाना जरूरी है। पॉजिटिव नंबर को आपको किसी भी निशान दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमारे पास कौन कौन से नंबर हो गए, सबसे पहले प्राकृतिक नेचुरल नंबर जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, काउंटिंग नंबर्स। इसके बाद पूर्ण संख्याएं जिसमें काउंटिंग नंबर्स में अगर जीरो को ऐड कर लेते हैं तो वो हो जाती है होल नंबर्स। इसके बाद पूर्णांक यानी इंटीजर्स, ये दो प्रकार के होते हैं, माइनस के, प्लस के। जीरो का कोई भी निशान नहीं यहां बताया जाता। और ये सारे नंबर्स, ये जो पूर्णांक है ना, ये संख्या रेखा पे आपको दिखाए जा सकते हैं, ये संख्या रेखा पे आपको दर्शाए जाते हैं। इसमें पूर्णांक जो है आपको नंबर लाइन पे आपको दिखाए जाएंगे, नंबर लाइन पे आपको दिखाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास ये सिलेबस है वास्तविक संख्याओं का, जिसमें तीन चीजें आपको बता दी गई है। अब हमारे पास 10th का जो सिलेबस है वो क्या है, उसमें आपको बताया गया है
कि कुछ परिमेय संख्याएं होती हैं और कुछ अपरिमेय संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी संख्याएं? एक है परिमेय संख्या और दूसरी संख्या आई अपरिमेय। अपरिमेय, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वे संख्याएं जो P अपान Q के रूप में दिखाई जा सके। और Q, ध्यान रखना बच्चा, Q डज नॉट बिलोंग टू जीरो। अगर Q जीरो से बिलोंग नहीं करता और P अपान Q के फॉर्म में अगर कोई संख्या दिखाई जा सके या हो, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या, इंग्लिश में बोले तो रैशनल नंबर बोलते हैं। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर वे संख्याएं, मेरे साथ साथ बोलिएगा, वे नंबर जो P अपान Q के रूप में दिखाई जा सके या हो, और साथ ही साथ Q डज नॉट बिलोंग टू जीरो, Q जीरो से बिलोंग ना करे, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे नंबर्स को हम लोग परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर कहते हैं। और एक बात और, Q जीरो ना हो लेकिन P जीरो हो सकता है। Q जीरो ना हो, P जीरो हो सकता है, यानी कि अगर एग्जांपल के तौर पर 0/5 क्या ओके बच्चों, जैसा कि 10th में आपको वास्तविक संख्याओं यानी रियल नंबर में परिमेय संख्या के बारे में बताया गया है। इससे पहले हमने कुछ संख्याओं के बारे में और बताया आपको, अब परिमेय संख्या के बारे में बताएंगे। तो परिमेय संख्या, रैशनल नंबर वे नंबर्स होते हैं जो P अपान Q के रूप में दिखाई जा सके और Q डज नॉट बिलोंग टू जीरो, Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं, P अपान Q के रूप में दिखाई जा सके। और जितने भी पूर्णांक यानी इंटीजर्स है ना, इंटीजर्स में ध्यान रखना, नेचुरल नंबर भी आ गए और होल नंबर्स भी आ गए, यानी नेचुरल नंबर, इंटीजर्स और होल नंबर जितने भी हैं वो सब के सब परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या अगर है तो फिर अपरिमेय क्या है, यह भी तो जानना जरूरी है। परिमेय संख्या तो हमें समझ में आ गया कि P अपान Q के रूप में दिखाई जा सके। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं पूछूं जीरो परिमेय संख्या है, तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल है, बटे में 1 लगा लो, अपान में 1 कर दो, तो ये परिमेय संख्या बन गई, P अपान Q बन गया, रैशनल नंबर बन गया। क्योंकि परिमेय संख्या की सिर्फ एक ही शर्त है कि Q जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहां पे देखो Q जीरो नहीं है, इसका मतलब जीरो भी आपका परिमेय संख्या में आता, P हो जाए जीरो लेकिन Q कभी जीरो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जितनी भी परिमेय संख्या है, जैसे ये भी है परिमेय संख्या है, अब 0.5 है तो इसको क्या लिख सकते हो बेटा? इसको लिख सकते हो 1/2, यानी कि P अपान Q में दिखाए जा सकते हैं। 0.5 भी P अपान Q में दिखाया जा सकता है, इस वजह से 0.5 भी क्या है? परिमेय संख्या है। इसके अलावा अगर 0.333 डॉट 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 अगर ये हो जाए तो इसको भी हम लोग 1/3 में दिखा सकते हैं, यानी 0.333 इस प्रकार के भी डेसिमल को यानी दशमलव प्रसार को हम लोग 1/3 यानी P अपान Q के रूप में बदल सकते हैं। ये हमने 9th में पढ़ा है। ओके बच्चों, तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो परिमेय संख्याएं हैं वो किस तरह के दशमलव प्रसार को डिनोट करती है, किस तरह के दशमलव प्रसार को हम लोग परिमेय संख्या कह सकते हैं यानी रैशनल नंबर कह सकते हैं, और किस तरह के डेसिमल एक्सप्रेशन यानी दशमलव प्रसार को हम लोग परिमेय संख्या नहीं कहते। चलिए आइए देखते हैं। तो दशमलव प्रसार पहले हम लोग जानते हैं कितने तरह के होते हैं। तो दशमलव प्रसार देखिए, एक तो होता है शांत दशमलव, पढ़ा है 9th में, शांत दशमलव, शांत दशमलव प्रसार जिसे बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। डेसिमल एक्सप्रेशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन वो कौन से होते हैं? जैसे मान लीजिए ये हो गया 0.125 या 1.25 या 2.55, इस प्रकार से देखिए ये जो है टर्मिनेट हो जा रहे हैं, खत्म हो जा रहे डेसिमल एक्सप्रेशन, है ना, टर्मिनेट हो जा रहे। तो ऐसे डेसिमल एक्सप्रेशन जो शांत दशमलव प्रसार में हो, वो सारे के सारे डेसिमल एक्सप्रेशन जो है आपके रैशनल नंबर को दिखाएंगे। वो क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर, क्योंकि उनको हम लोग आसानी से P अपान Q के रूप में दिखा सकते हैं।
ठीक है, ये हो गया दशमलव प्रसार पहला टाइप का, जो कि है शांत दशमलव प्रसार। दूसरा टाइप का दशमलव प्रसार कैसा है बेटा, ये होता है अशांत, ये होता है अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। तो अशांत दशमलव प्रसार, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन बोल सकते हैं इसको, समझ में आया। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में दो तरह के हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग आते हैं। एक आता है बेटा रिपीटिंग वाला, एक रिपीट होता है, एक रिपीट वाला आता है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एक रिपीट वाला आता है, एक नॉन रिपीटिंग वाला आता है। नॉन रिपीटिंग, रिपीट मतलब एक, इसको हिंदी में बोलते हैं, एक आता है आवृत्ति, अनावसानी आवृत्ति दशमलव प्रसार, और एक होता है अनावृत्ति, अनावृत्ति, ठीक है। अनावृत्ति अशांत दशमलव दो तरह के होते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। फिर से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी शॉर्ट फॉर्म में एनटीआर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, एनटीएनआर, एनटीआर एनटीएनआर। तो एनटीआर वाले जो है, देखो एग्जांपल के तौर पे 1.333 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, या फिर लिख सकते हैं 5.252525 इस तरह डॉट डॉट डॉट। देखो यहां पर 25 बार बार रिपीट हो रहा है, और यहां पर 3 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि अगर रिपीटिंग हो रही है, नंबर्स की बार बार रिपीटिंग हो रही है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, यानी अनावसानी आवृत्ति दशमलव प्रसार है, जिसको हम लोग परिमेय संख्याओं के रूप में दिखा सकते हैं। ये P अपान क्यू के रूप में इसको बदल सकते हैं, 9th में हमने बदलना सीखा है, P अपान क्यू के रूप में इसको बदला जा सकता है। और लेकिन यहां पर दशमलव प्रसार अनावृत्ति यानी नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो इसको एनटीएनआर के रूप में यानी अनावृत्ति है। यही दशमलव प्रसार बच्चों अपरिमेय संख्या को डिनोट करेगा, क्या करेगा, अपरिमेय संख्या को, अपरिमेय संख्या को डिनोट करेगा। अब हम अपरिमेय संख्या के बारे में आपसे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें पता है दशमलव प्रसार तीन तरीके के, एक हो गया शांत टर्मिनेट, एक हो गया नॉन टर्मिनेट एनटीआर, और एक हो गया एनटीएनआर यानी नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग। तो ये जो टर्मिनेट है और जो रिपीटिंग वाला है, ये दोनों ही दशमलव प्रसार जो है परिमेय संख्याओं में बदले जा सकते हैं, P अपान Q के रूप में बदले जा सकते हैं। लेकिन ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला, वो परिमेय संख्या के रूप में नहीं बदल सकते। अब अपरिमेय संख्याओं के बारे में कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, परिमेय संख्या हो गया आपका। अब अपरिमेय संख्या, तो ये दशमलव प्रसार कहां से आता है, अगर P अपान Q के रूप में होगी कोई संख्या तभी तो दशमलव प्रसार बनेगा, अदरवाइज कैसे बन गया। तो मैं आपको बताता हूं अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है। चलिए, अपरिमेय संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर, आई रैशनल या इरेशनल, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, देखिए इनका दशमलव प्रसार पहले तो एनटीएनआर होता है, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग, यानी हिंदी में बोले थे अनावसानी अनावृत्ति, बाकी आगे दशमलव प्रसार, बहुत बड़ा नाम है इसीलिए इंग्लिश में थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, एनटीएनआर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, राइट। तो ये दशमलव प्रसार कैसा है, उल्टा पुल्टा आ जाए, कुछ भी रिपीट ना हो रहा हो, कुछ ऐसा आ जाए जो अलग सा हो। देखिए खत्म नहीं हो रहा डेसिमल एक्सप्रेशन, लेकिन क्या हो रहा, अलग सा आ रहा है। तो इस प्रकार के डेसिमल एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, अपरिमेय संख्याओं की श्रेणी में रखते हैं इस प्रकार के डेसिमल एक्सप्रेशन को। और मैं आपको बताऊं जो पाई है हमारा,
जो मैथमेटिकल टर्म्स में कई और 22/7 लिखते हैं ना, एक्चुअली मैं आपको बताऊं पाई जो है ना हमेशा अपरिमेय ही कहलाया गया है, अपरिमेय, क्योंकि इसका जो रियल मान है वो वास्तविकता में क्या है, अपरिमेय है। अभी तक इसका कोई भी रियल मान एग्जैक्ट नहीं निकाल पाया है और ये 3.14 समथिंग ऐसे करके आगे तक बढ़ता चला गया है, अपरिमेय में है। ठीक है, तो पाई क्या है, अपरिमेय। लेकिन कई बच्चे सोचेंगे पाई का मान तो भैया 22/7 होता है, यहाँ पर पी भी है, क्यू भी है और क्यू डज नॉट बिलोंग टू 0 है, तो ये तो परिमेय होना चाहिए। लेकिन नहीं बच्चों, 22/7 केवल मैथमेटिकल टर्म्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग 22/7 का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वास्तविकता में पाई जो है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, याद रखना बच्चों। और इसके अलावा ये डेसिमल एक्सप्रेशन कहां से आता है भैया, क्योंकि जब तक कोई नंबर पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं होता तब तक उसको हम डेसिमल में कैसे चेंज कर लेते हैं। तो ये डेसिमल कहां से आया, तो आप बताते हैं आपको। कुछ डेसिमल ना सर, कुछ डेसिमल ऐसे नंबर से आते हैं जिनका रूट नहीं निकलता। जैसे ये देखिए, इनका रूट नहीं निकलेगा और जबरदस्ती जब हम इनका रूट निकालने जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इनका रूट निकालने जाएंगे तो क्या होगा, डेसिमल एक्सप्रेशन बनेगा। और वो डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा बनेगा, वो NTNR बनेगा, अनावर्ती दशमलव प्रसार बनेगा। इसीलिए कहा गया है जिनके रूट नहीं निकलते, जैसे ये √7 है, ये √3 है, ये √2 है, इनका जो है रूट नहीं निकाल सकते, ये सारे के सारे नंबर क्या कहलाएंगे, अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो रूट्स में जो भी नंबर्स हैं वो सब इरेशनल नंबर कहलाते हैं। इसके अलावा पाई भी आपका अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर कहते हैं इसे भी, याद रखना बच्चों। ठीक है, पाई क्या है, इरेशनल नंबर। ओके, इसके आगे सिद्ध करें, एक बड़ा बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि सिद्ध करें कि √3, √2 या √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करें। बहुत से बच्चे इसके बारे में कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में भी इसके बारे में बहुत बड़ी बड़ी मतलब थ्योरी लिख के दे दी गई है कि इस प्रकार से विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, ये त्रुटिपूर्ण कल्पना की गई है। और बहुत सी एनसीईआरटी में मैंने देखा कि इसमें बहुत सी चीजें ऐसी बताई गई हैं, तो इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे। हाँ बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि एक हमारे पास क्वेश्चन आता है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां पर देखिए कुछ शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, कुछ शब्द आपको याद करने पड़ेंगे, बस इसी में आपके इन बातों को सिद्ध किया जा सकता है जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है। देखिए क्या लिखा हुआ है, मान लेते हैं माना √3 एक परिमेय संख्या है, ये आपने मान लिया √3 एक परिमेय संख्या है। यदि √3 एक परिमेय संख्या है तो इसको P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, √3 = P अपॉन Q। अब यहां पर एक स्टेटमेंट आपको लिखनी है, देखिए ये स्टेटमेंट आगे काम आएगी। यहां P और Q का कोई सहभाज्य संख्या नहीं है, सहभाज्य गुणज नहीं है, सॉरी गुणज नहीं है, सहभाज्य गुणज नहीं है, ये लिख सकते नहीं है। या फिर लिख सकते हैं P और Q अभाज्य संख्याएं, P और Q दोनों अभाज्य संख्याएं, यानी इसमें एक के अलावा किसी और संख्या का सहभाज्य गुणक संख्या नहीं है। यहां आपको सहभाज्य संख्या के बारे में बता देता हूं। मान लीजिए जैसे ऊपर 6/8 है, तो देखिए यहां पर भी 2 है, मतलब अगर हम छोटा करना चाहे तो ये हो जाएगा 6/3/4 है ना, 3/4। तो 4 में तो अब नहीं, ये देखिए ये थोड़ा सा एग्जांपल गलत हो गया, ले लेते हैं हम लोग 8/10, 6/10 ले लेते हैं, 6/10 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/5, 3/5 हो जाएगा ना। अब देखिए 3/5 वो पैटर्न है कि अब इसमें जो है कोई भी सहभाज्य संख्या नहीं है 3/5 में, लेकिन 6 और 10 में दो नंबर ऐसा था कि 6 को भी काट रहा था, 10 को भी काट रहा था। ठीक है, यहां पर ऐसी ही कंडीशन है कुछ, ये P और Q जो है ना 3/5 है, मतलब इसमें कोई भी सहभाज्य संख्या नहीं है। यही बात कही गई है कि P और Q अभाज्य संख्या है, यही समझ लो, P और Q अभाज्य संख्या है। 3 और 5 क्या है, अभाज्य यानी प्राइम नंबर्स है, P और Q आर प्राइम नंबर्स, राइट। यहां पर यही बात समझाई गई है, इसको थोड़ा सा आपको समझा दिया गया है। तो P/Q है, ठीक है, कोई भी भाज्य संख्या नहीं है।
अब यही बात हम सिद्ध करेंगे कि भैया P और Q में ना कोई भाज्य संख्या काम कर रही है। देखिए कैसे कर रही है। √3 दोनों पक्षों का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद यहां से रूट हट गया, 3 आ गया, P² हो गया। अब हम यहां पर थोड़ा सा ऐसा दिखाएंगे, देखिए ये हम क्या कर सकते हैं, Q इसके साथ ले आए तो 3Q² बराबर P² हो गया। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, राइट। अब हम लिख सकते हैं कि भैया 3Q² जो है ये P² है, तो अगर हम ये 3 इसके नीचे ले जाए तो P² को 3 डिवाइड कर रहा, P² को 3 डिवाइड कर रहा है ना बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम P² में 3 डिवाइड कर रहा है तो आंसर में यहां पर Q² बचना चाहिए। चलो ठीक है, Q² मान लेते हैं। और Q² कोई ना कोई नंबर तो होगा ना बेटा, कोई ना कोई नंबर तो होगा Q², क्योंकि हमें पता है कि P/Q के रूप में अगर कोई बदलते हैं तो Q डज नॉट बिलोंग टू 0, यानी Q कोई ना कोई नंबर होगा। तो Q जब कोई नंबर है तो मान लेते हैं Q² बराबर K। क्या मान ले बेटा, Q² बराबर K। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर Q² बराबर K हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया P²/3, यानी अगर हम P में भी 3 का डिवाइड करेंगे ना बेटा, P में भी 3 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई इंटीजर या कोई ना कोई नंबर हमारे पास अवेलेबल होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो 3 है ना, दैट इज द फैक्टर ऑफ P, यानी 3 जो है P का जरूर फैक्टर है। लेकिन यहां पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं दे रखी। हमने कहा था P और Q का कोई भी फैक्टर नहीं है, लेकिन यहां पर जब हम P को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो K कोई ना कोई नंबर हो सकता है, वो आ रहा है। इसका मतलब कि यहां पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास। तो हम तो ये चीज पहले ही बोल चुके हैं, पक्की कर चुके हैं कि P और Q का कोई भी क्या नहीं है, कोई भी सभाज्य गुणज नहीं है। ठीक है, P और Q क्या है, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर है। लेकिन यहां पर ऐसा दिख रहा है, जब हम इसको सॉल्व करते नीचे आ रहे हैं तो P में 3 का डिवाइड देने पर K, यानी कोई ना कोई नंबर आ रहा है। Q² का मतलब है कोई ना कोई नंबर एक हमारे पास आ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जब P² को 3 डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है यदि P² को विभाजित करे तो 3 अकेला P को भी विभाजित करेगा। याद रखिएगा। बस ये त्रुटिपूर्ण परिकल्पना क्यों हुई, ये मतलब विरोधाभास क्यों उत्पन्न हो रहा है, यहां पर यही बात लिखनी पड़ेगी। यहां विरोधाभास इसलिए उत्पन्न होता है, इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि हमने त्रुटिपूर्ण परिकल्पना की है। बस इतनी बात आपको लिखनी पड़ेगी। देखो थोड़ी सी लैंग्वेज आपको पकड़नी पड़ेगी। यहां पर अगर आप इतना भी लिख के आते हैं तो एनसीईआरटी आपको नंबर देती है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इतना ही है जितना बताया गया है। क्या किया गया है फिर से एक बार समझ लेते हैं। माना √3 एक परिमेय संख्या है। यदि परिमेय संख्या है तो P/Q में लिख सकते हैं, और P और Q के साथ कोई भी सहभाज्य गुणज नहीं है। ये पहले ही हम पक्की बात कर चुके हैं। ठीक है, इसी स्टेटमेंट को यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इसके बाद दोनों पक्षों का हमने स्क्वायर किया। स्क्वायर करने के बाद 3 = P²/Q² आया। Q जब हम इसके साथ ले जाएंगे तो 3 इसके नीचे ले जा सकते हैं, यानी P² के नीचे हम 3 रख सकते हैं। तो यहां से स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि भैया P² में जब हम 3 का डिवाइड कर रहे हैं तो Q² आंसर में आ रहा है। देखो इस स्टेटमेंट से ही पता चल रहा है ना कि P² / 3 तो बराबर Q², यानी यहां से हमें पता चल रहा है कि P² में जब हम 3 का डिवाइड कर रहे हैं तो Q² आ रहा। इसके बाद अगर अकेला P में 3 का डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई नंबर आएगा हमारे पास। तो यही बात कही गई है कि भैया अगर हम P में 3 का डिवाइड कर रहे हैं तो P कट क्यों रहा है,
कटना तो नहीं चाहिए, क्योंकि कोई फैक्टर होना ही नहीं चाहिए उसका। ये त्रुटिपूर्ण मतलब ये जो विरोधाभास क्यों उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि हमने जो √3 है ना, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमने परिमेय संख्या मान लिया है, इस वजह से विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। ये पूरी कहानी आपको लिखनी पड़ेगी। एनसीईआरटी में थोड़ी लाइन और अच्छी तरीके से लिखी हुई है, आप उसमें से याद कर लो, इसमें से बस इस चीज को आप ऐसे ही कर सकते हो। इतने स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, बस इतने स्टेप्स आप लिख लीजिए। और बाकी इधर की जो कहानी है ये एनसीईआरटी से देख लीजिए, और नीचे जो कहानी है वो एनसीईआरटी से याद कर लीजिए। बस इतने लिखने के बाद आपको पूरे पूरे नंबर इसमें से मिल जाएंगे। ऐसा ही √2 के साथ कर सकते हैं, √5 के साथ कर सकते हैं, जो भी संख्याएं हैं उन सबको आप ऐसे ही सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, तो अगर ये बात समझ में आई है तो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में ही इसके एग्जाम्पल्स में 4-5 क्वेश्चन हैं, और साथ ही साथ मुश्किल से 2-4 क्वेश्चन उसमें पड़े हुए हैं एक्सरसाइज में। तो बस एनसीईआरटी के ही इसके कुछ क्वेश्चन आप कर लीजिए, और इसी से आपकी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी में कुछ लाइनें हैं, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ के और थोड़ा सा अपने जहन में बता दीजिए। 2 कीवर्ड्स हैं, त्रुटिपूर्ण परिकल्पना और एक हो गया विरोधाभास। इस तरह की बातें, जो अभाज्य संख्या, इस तरह की बातें उसमें आपको दी गई हैं, वो थोड़ा सा आपको गौर करके लिखना है। बाकी ये स्टेप्स आपको पूरे लिखने पड़ेंगे यहां से यहां तक। ठीक है, तो एनसीईआरटी में जो दिए हुए हैं उनको कर लीजिएगा। इसके अलावा एक और चीज आ रही है जो हमारे पास है, जैसे हमारे पास अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड जिसमें एलसीएम और एचसीएफ का बहुत ज्यादा उपयोग बचपन से हम लोग करते आ रहे हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ तो नहीं सिखाऊंगा, लेकिन हाँ एक फार्मूला है जो आपके 10th वाले कोर्स में आता है, वो मैं लिखवा देता हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ। सहभाज्य गुणन मतलब अभाज्य गुणन संख्या, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन जिसे बोलते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 180 और आपसे 180, आपसे बोला जाए कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, यानी कि अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करें। अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टराइजेशन करें इसका। अगर बोले प्राइम फैक्टराइजेशन तो कैसे करेंगे बच्चों? तो 180 कैसे करना आपने सीखा है ना, ये पिछली कक्षाओं में, बचपन की कक्षाओं में। अगर 2 से कटेगा 90 आ जाएगा, फिर 2 से कटेगा 45, फिर 3 से डिवाइड करना है आपका 15 आ गया, फिर 3 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो क्या फैक्टराइजेशन बनेगा बेटा? 2 की पावर 2। ये कौन से है? ये 2 और 3 कौन से नंबर है बच्चों? 2 और 3 क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि प्राइम नंबर है। 2 और 3 के कोई फैक्टर नहीं होते बेटा। 2 और 3 और 5 के फैक्टर अवेलेबल नहीं होते। तो इस प्रकार से ये 2 और 3 और 5 क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसलिए। और ये 180 क्या है बेटा? ये कंपोजिट नंबर है। क्या है? कंपोजिट नंबर्स, यानी कि भाज्य संख्या। कैसी है? भाज्य संख्या। वे संख्याएं जिनको हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में दिखा सके उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं, यानी कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। तो 180 क्या है? कंपोजिट नंबर है। 100 क्या है? कंपोजिट नंबर है। 50 क्या है? कंपोजिट नंबर है, क्योंकि हम 50 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2, नहीं 2 इंटू 5 की पावर 2 है ना, ये है। देखिए ये क्या है? ये है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। ऐसे ही इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू, यानी 2 की पावर 2 में 2 की पावर 2 कर दिया, 5 की पावर 2 कर दिया। तो इस प्रकार से ये क्या है? ये कंपोजिट नंबर है बच्चों, ये भाज्य संख्याएं हैं। और भाज्य संख्याओं को हम किस में दिखा सकते हैं? अभाज्य गुणनखंड में दिखा सकते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन। बस इतना ही है इसमें। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके आपको दिखाना है। और इसके अलावा इसमें एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताया गया है। तो एलसीएम और एचसीएफ तो नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ही बचपन में आपने सीखा है किस प्रकार से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ करते हैं। हाँ, 10th में एक फार्मूला है जिसके बारे में आपको जरूर बता देता हूं। 10th में क्या फार्मूला है, आओ बच्चों देख लेते हैं वो फार्मूला भी आपका। 10th में फार्मूला है, 2 नंबर है। तो मान लीजिए 2 नंबर हमारे पास ए और बी है, और इनके एलसीएम एल और एचसीएफ एच है। ठीक है, एलसीएम
और एचसीएफ ये है। ए और बी का एलसीएम क्या है बेटा, ये एल, और एचसीएफ क्या है ए और बी का, वो क्या है एच। तो इस फॉर्मूले को हम लोग क्या लिखेंगे, ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई एच, यानी कि पहली संख्या, फर्स्ट नंबर, पहला जो नंबर है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर होगा इन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम, एलसीएम, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ठीक है बच्चों, तो ये फार्मूले से क्या है, अगर मान लीजिए तीन चार चीजें यहाँ पर, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, तीन नंबर कोई दिए हो तो चौथा आप आराम से निकाल सकते हो, कोई भी तीन दिए हो चौथा आप आराम से निकाल सकते हो। इसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। अब इस चैप्टर में बस इतना ही बेटा कॉन्सेप्ट है, कुछ क्वेश्चन आप कर लीजिए। और एनसीईआरटी में तो कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन पिछले सालों से जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चन में हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके ओके बच्चों, तो जैसा कि पहले चैप्टर वास्तविक संख्या रियल नंबर के बारे में आपको मैंने पहले भी कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया है, तो अब मैं आपको इस चैप्टर से संबंधित 4 या 5 क्वेश्चन करवाऊंगा। और इन क्वेश्चनों को करने के बाद थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, जिसके लिए मैं आपको क्वेश्चंस दे दूंगा ताकि उसकी आप प्रैक्टिस करें, अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप करें। अगर कोई क्वेश्चन आपको ना आए तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो फिलहाल मैं एक क्वेश्चन जो आपको बोर्ड पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा वो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 26, 65 तथा 117 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 26, 65, 117 का एचसीएफ और एलसीएम। तो बेसिक है, एचसीएफ और एलसीएम आप सभी को पता होगा। इसमें बचपन से हम लोग मतलब ये लगभग चौथी, पांचवी, छठी क्लास से ही ये एचसीएफ और एलसीएम सिखाया जाता है। आपको एक बार फिर से यहाँ पर करके बता देता हूँ कैसे करते हैं आप, ठीक है। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालने का जो प्रोसेस है, एचसीएफ निकालने का जो प्रोसेस है वो ये है एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए आपको सिंपल जो हम लोग करते आ रहे हैं उस हिसाब से करेंगे, ठीक है। वैसे एल्गोरिथम आपके कोर्स में नहीं है, तो एल्गोरिथम वाला जो यूक्लिड डिवीजन लेमा की बात मैं कर रहा हूँ, ये एल्गोरिथम है, इसके द्वारा आपको एचसीएफ निकालना बताया गया है। तो वो आपके कोर्स में एनसीईआरटी में इसमें कटा हुआ है, तो इसलिए उसके द्वारा नहीं बताया जा रहा है। ये आपको जो पुरानी टेक्निक है उसी तरीके से ये एचसीएफ करना है। तो एचसीएफ का प्रोसेस क्या है बच्चों, वो देख लो। एचसीएफ के प्रोसेस में क्या होगा, दोनों को अलग अलग, तीनों नंबर जो है 26, 65 और 117 को अलग अलग फैक्टराइज कर देना है। जैसे 26 का फैक्टर करेंगे तो 2 × 13 हो जाएगा, राइट। और 65 का करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 13, और 117 का करेंगे तो हो जाएगा 3 × 3 × 13, राइट। इस तरीके से हो जाएगा। फैक्टर करना 10th में तो बताना जरूरी नहीं है, आपको पता ही है फैक्टर कैसे करते हैं। अगर इसके लिए आपको अगर सीखना है तो कमेंट्स कर दीजिएगा, इसको भी करवाना सिखा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ सिंपल यही स्टेप फॉलो करिएगा। तीनों में जो नंबर कॉमन मिल रहे हैं, एक हो चाहे 2 हो, मतलब और भी नंबर कॉमन मिल सकते थे, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में केवल 13, 13, 13 ही तीनों नंबर तीनों में मिल रहा है कॉमन, तो इसलिए एचसीएफ आपका हो गया ओनली 30। कितना हो गया, 30, ठीक है। अब एलसीएम निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीके से, या तो आप जैसे बचपन में करते थे 26, 65 और 117, इन तीनों का इकट्ठे आप क्या कर सकते हो, फैक्टर करके उसका एलसीएम निकाल सकते हो। दिखा देता हूं, 2 से पहले कटेगा 26 कटेगा, बाकी दोनों नहीं कटेगा, ऐसे रहेगा। तो ये 13 हो गया, ये 65 हो गया, ये 117 हो गया। फिर किससे कटेगा बच्चों, 5 से कटेगा, 3 से काटते हैं, क्योंकि इसके बाद इससे रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि इसके बाद इससे बड़े टेबल से ही काटना है। अगर इस टेबल से नहीं कट रहा है तो इससे बड़ा टेबल कौन सा है, 3 से काटेंगे। 3 से ये 13 नहीं कटेगा, 65 नहीं कटेगा, लेकिन ये कट जाएगा। तो 3 जा 9 और 3 9 जा, ठीक। और फिर 3 से कटेगा, 13 नहीं कटेगा, 65 नहीं कटेगा, ये नहीं, ये कट जाएगा। फिर 5 से काटिए बेटा, 13 से, कुछ बच्चे 5 पहले कर देते हैं, 13 पहले कर देते हैं, कोई बात नहीं, उससे भी आपका एलसीएम निकल आएगा। आंसर से मतलब हो जाता है
लेकिन मैं रूल के हिसाब से चलना ज्यादा पसंद करता हूँ, तो इस तरीके से आपको फिर 13 से और 1 1 1। अब जब 1 1 आ गया, इसके बाद आप क्या करोगे, इन सबका मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13, और इस प्रकार से ये जो हुआ इन सबका मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 3 जा 6 6 3 जा 18 18 5 जा 90, और 90 का मल्टीप्लाई अगर आप करोगे 13 में तो आएगा 1170 1170। इस प्रकार से आपका 1170 क्या होगा, इनका एलसीएम होगा। ये क्या निकल के आया बेटा, एलसीएम। मल्टीप्लाई एक बार पूरा चेक कर लो, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया। 2 6 95, ठीक ठीक, यही होगा 1170 आ गया आपका। तो ये हो गया एलसीएम। तो एलसीएम की एक विधि ये है, आप कहते हो सर और कोई विधि है, तो एक विधि यहां से निकाल सकते हैं बेटा। देखो 13 तो आ गया एचसीएफ आपका, तो 13 एचसीएफ हो गया, ठीक। इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जो बाकी नंबर बचे इसमें मल्टीप्लाई कर दो, जो बाकी नंबर बचे इसमें मल्टीप्लाई कर दो। 2 बचा, 5 बचा, 2 बार 3 बचा, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, 13 2 26, 26 का 5 में कर दो, तो 26 का 5 में 130 हो जाएगा। 130 का फिर इसमें कर दो 13 में, तो ये हो जाएगा 390, और फिर 390 में 3 का कर दो, 300 37 और 1170 ऐसे भी आ जाएगा। क्या करोगे, एचसीएफ ले लिया सिंपल, और इसके बाद जितने भी नंबर बच रहे हैं सबका मल्टीप्लाई कर दो, आपका एलसीएम यहाँ से भी निकल सकता है। तो एलसीएम ऐसे भी निकल सकता है, जिन बच्चों को नहीं पता वो ऐसे कर सकते। एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, अभाज्य का मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम। क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो स्वयं अपने ही टेबल से डिविजिबल होते हैं, जैसे 2 3 3 5 30, दीज आर प्राइम नंबर्स। ये क्या है, सारे प्राइम नंबर्स है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड। इसे क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड। ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाला गया एलसीएम है, और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाला गया एचसीएफ। ठीक है, ओके ओके बेटा। बोर्ड पे आपको एक दूसरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आपने देखा होगा, प्रातः 3 व्यक्ति भ्रमण के दौरान अपने कदम एक साथ उठाते हैं, जिनकी माप क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर व कम से कम दूरी ज्ञात कीजिए, तीनों पूरे कदमों में माप सके। तो बच्चा इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए, एक ऐसी दूरी चाहिए, एक ऐसी दूरी चाहिए कि पूरे कदमों का इस्तेमाल कर सके, 40 सेंटीमीटर वाला भी, 42 सेंटीमीटर वाला भी, 45 सेंटीमीटर वाला भी। तो वो दूरी कैसे निकालेंगे हम लोग, तो उस दूरी को निकालने के लिए, यानी कि आप समझ लो क्या बात कही गई है, कि ऐसा जब इसका 40 का, 42 का और 45 का एक ऐसा टेबल जब हम पढ़ेंगे, तो इनके टेबल की सीरीज में एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो तीनों में आता हो। समझ में आ रहा, तीनों में वो नंबर आता हो, यानी वो नंबर 40 से भी डिवाइड हो जाए, 42 से भी डिवाइड हो जाए, और 45 से भी डिवाइड हो जाए। तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है बच्चों, इन तीनों का हम क्या निकालेंगे बच्चों, एलसीएम। इन तीनों का हम सीधे एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम होगा जैसे 40, 42 और 45। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, एलसीएम निकालने का, फैक्टर करने का जो सबसे पहला नियम है, वो सबसे छोटे टेबल से करते हैं, अगर उस टेबल से नंबर कोई डिवाइड हो रहा है तो हम यहाँ देख रहे हैं 40 और 42 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 40 को डिवाइड करेंगे 20, ये 21 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, फिर ये 2 से करेंगे 10 हो जाएगा, और ये 21 हो जाएगा, ये 45 ही रहेगा। ओके, अभी 2 से 10 कट रहा है तो 2 से ही काटेंगे, जब तक 2 से कटता है तब तक आपको 2 से ही काटना है। अब 2 से कोई नंबर नहीं कट रहा है, आप कहोगे भैया 4 तो कट रहा है, नहीं 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 बच्चों, इकाई के यूनिट डिजिट पे जो नंबर होते हैं, अगर वे कट रहे हो 2 से, तभी हम पूरे नंबर को 2 से काटेंगे। ठीक है, यूनिट डिजिट वाले को, सॉरी। इसके बाद 2 से कोई नहीं कट रहा, तो 2 से बड़ा टेबल 3 लेंगे, 3 से हाँ कट रहा, 5 नहीं कट रहा, 5 ऐसे रखेंगे, 21 कट रहा 7 टाइम में, और 45 कट रहा, 45 में 3 का डिवाइड करके चेक कर लेना, आपका आएगा 50। वेरी गुड। फिर 3 से कट रहा, ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, लेकिन एक नंबर अभी भी कट रहा है, वो कौन सा है, 15 किससे कट रहा, 3 से 5 टाइम में। अब 3 से कोई नहीं कट रहा, ना 5 कट रहा, ना 7 कट रहा,
5 कट रहा, तो फिर 5, 3 से बड़ा टेबल 5। आप कहोगे भैया 4 क्यों नहीं लिया, तो 4 इसलिए नहीं लेंगे, पहली बात तो 4 से कोई कटेगा नहीं, दूसरी बात जो 4 से कटेगा ना वो 3 से कट जाता है, और तीसरी बात 4 प्राइम नंबर नहीं है, और क्या है, कंपोजिट नंबर है, और वो भी सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है। तो कंपोजिट नंबर कभी इधर लेते ही नहीं, हम लोग क्या लेते हैं, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो 5 से 1 टाइम में काटा 7 1, और फिर 7 से कट गया 1 1 1। इन सब का मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास वे नंबर आ जाएगा जो 40 के टेबल में भी आएगा, 42 के टेबल में भी आएगा, और 45 के भी टेबल में आएगा। जहां तक बढ़ाते जाएंगे वहां तक ये नंबर आता रहेगा, यानी वो नंबर जो है इन सब से डिविजिबल हो जाएगा, पूरे कदम जाएगी उस पर। तो ये हो जाएगा कदमों, और 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 अगेन मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब इन सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 24 24 72 72, और 72 पंचे कर लेते हैं 360 हो जाएगा, है ना बच्चों। हाँ 360, अब 360 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 0 42 और 21 और 25, तो ये आ जाएगा इतने सेंटीमीटर। इतने सेंटीमीटर जो लेंथ होगी, इतने सेंटीमीटर जो डिस्टेंस होगी, वो पूरे इन तीनों कदमों के द्वारा ली जा सकती है। ओके बच्चों, तो आपको बोर्ड पे एक और क्वेश्चन दिख रहा होगा, लिखा गया है कि यदि 7560 इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर p इंटू क्यू इंटू 7, तो p और q का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये भी एक छोटा सा सवाल है, इसमें भी आपको इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। इसका फैक्टर आप कर लीजिए, और इसका फैक्टर कुछ इस रूप में आएगा, तो आप मान पता कर देंगे। तो मैं एक बार फैक्टर करके दिखा देता हूँ बच्चों। देखो, फैक्टर करने के लिए आपका जो है इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप आसानी से कर सकते हैं। डिवाइड बड़ा अच्छा होना चाहिए आपका, डिवाइड नहीं है तो प्रैक्टिस करें इसकी खूब। 2 3 4 2, जो डायरेक्ट काट सकते हैं, जो डायरेक्ट काटना आपको आ जाए, प्रैक्टिस करिए, खूब आ जाएगा। तो 2 का करेंगे 3 7 7, और ये हो जाएगा 0। फिर 2 से करेंगे 1, और ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 9 0। फिर 2 से करेंगे 9 और 4 5, और फिर 3 से करेंगे 3 3 1 5। फिर 3 से करेंगे 1 0 5। ठीक है बच्चों, फिर 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1। 3 से करेंगे 7, और फिर 3 से करेंगे क्या हो जाएगा बच्चों 1। इस तरीके से ये हो गया आपका फैक्टर। तो फैक्टर हमने लिखा 7 5 6 0 का फैक्टर क्या हो गया, 2 की पावर 3, हाँ 3 बन रही है, देखो 3 बन रही है, 2 की पावर 3 बन रही है, मल्टीप्लाई 3 की पावर कितनी बन रही है, 1 2 3, ओहो 3 की पावर 4 बन रही है। तो 2 की जगह क्या लिखेंगे भाई, 5 तो अवेलेबल ही नहीं होगा, 5 रहेगा। ओहो सॉरी, गड़बड़ हो गया। यहाँ पर देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, थोड़ी जल्दीबाजी में गड़बड़ कर दी मैंने। 3 से ये काटेंगे तो ये तो ठीक है, ये 105 ही आएगा। ठीक है, फिर 3 से इसको काटेंगे ना 3 से 35 आएगा बच्चों, यही गड़बड़ हो रही थी। फिर 5 से काटे 7 आ गया, 7 से काटे 1 आ गया। देखो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है ना, जल्दीबाजी में गड़बड़ हो गया। ठीक है, अब ये 3 कितनी बार है, 3 बार, तो 3 की पावर 3 हो गया, और 1 हो गया 5, और 1 हो गया 7। तो यहाँ देख रहे हो आप Q की वैल्यू 3, P की वैल्यू तो आपको समझ में आ गई होगी, क्या हो गया, P की वैल्यू हो गई आपकी 3, और Q की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि यह 5, Q की जगह कितना आया 5 आया है, और P की जगह कितना आया 3 आया है, तो बस 5 और 3 इसका आंसर हो गया। इस तरीके से हो गया। ओके बच्चों, तो आपके सामने बोर्ड पे एक और क्वेश्चन दिख रहा है। 65 117 के जो एचसीएफ है वो है 65 n माइनस 1117 के रूप में लिखा गया है। तो n का मान ज्ञात करना है। तो बहुत आसान है, आप क्या करो, सीधे इसका और इसका दोनों का क्या है एचसीएफ निकाल के और इसके इक्वल कर दो, और m का मान निकल आएगा। बहुत ही आसान है। तो क्या किया, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, प्रोसेस क्या है, 65 का फैक्टर करेंगे और 117 का फैक्टर करके फिर हम क्या ज्ञात कर लेंगे, एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। तो एचसीएफ 65 का फैक्टर अगर आपने किया तो 5 इंटू 13 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा वही 3 इंटू 3 इंटू 13। तो आपका एचसीएफ क्या निकल के आया 13। एचसीएफ क्या निकला बेटा 13। अब इसको इक्वल टू में 13 रख देंगे, राइट। तो क्या हो जाएगा 65n माइनस 117 इक्वल टू 13।
बोल रखा है ना, मासा को इतने के रूप में दिखाया गया, मतलब जो इन दोनों का मासा है, मासा मतलब HCF है, HCF है वो इस रूप में है, यानी ये HCF के बराबर है। वही किया हमने, HCF के बराबर कर दिया, दोनों का HCF निकाला, इसके बराबर कर दिया। अब ये उधर ले जाएंगे, आपको मालूम है, सिंपल आपको समीकरण को हल करना है। 13 + 117 दोनों को जोड़ दो, भी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा ना, 130 आ गया, ये 65 में हो जाएगा, 65 उधर चला जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा बेटा। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 130/65, 65 पर 2 टाइम में 130 कट जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी आई बेटा, 2। तो यहाँ पे m की वैल्यू 2 आ गई। ओके बच्चों, तो कुछ क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ बोर्ड पे कराया। आप सारे क्वेश्चन करने पॉसिबल तो नहीं है इसमें, तो मैं क्या करता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस आपको जो है स्क्रीन पे आपको नजर आएंगे, और ये क्वेश्चन जो है आप जो अपने नोटबुक पे करिएगा, और उस नोटबुक पे सारे क्वेश्चन ट्राई कीजिए, सारे क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए जो भी आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दूंगा, वहां से भी ये क्वेश्चन उठा के कम से कम क्वेश्चन, नहीं तो मेरे पास ये 30 से 40 क्वेश्चन है, 40-50 क्वेश्चन है, 50 अप्रोक्सीमेट है, 52 क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आप इसके ट्राई कीजिए। आपका पहला चैप्टर वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट्स में वो क्वेश्चन नंबर आप डाल दीजिएगा, मैं उसकी वीडियो आपको अगले सेशन में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन ट्राई जरूर कीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो आपसे बस यही गुजारिश है कि अगर आपको यह चैप्टर थोड़ा बहुत भी समझ में आया है, या कुछ समझ में आया है या नहीं भी आया है, तो आप जरूर कमेंट्स में लिखें कि मुझे इस प्रकार का, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में आपको उसको भी समझाने की कोशिश करी जाए। और अगर आपको यह मेरा वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लिया चैनल, और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करेंगे। ओके, तो बच्चों शुभकामनाएं मेरी, और आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करें, बहुत अच्छे से तैयारी करें। गुरुजी कोचिंग क्लासेस की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाली परीक्षाओं का। धन्यवाद।